हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक पर, यानी बैंकों के इतिहास पर। ठीक है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप उसे देखेंगे उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, हमने पिछला क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमें क्या जानना है। हमने पढ़ा था बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में, जो कि हमारे देश का पहला बैंक बनाया गया था। उसके बाद हमने बात किया था बैंक ऑफ इंडिया पे। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया पर हमने बात किया था। बैंक ऑफ इंडिया के बाद हमने पंजाब नेशनल बैंक पर भी काफ़ी बात की थी। पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। ठीक है, पंजाब नेशनल के बाद अगर हम आ जाते हैं 1911 में, तो यहाँ पर हमने बात की थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई। इस पर भी हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1919 में। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 1921 में। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, यानी इस पर हमने क्या बात की थी कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक था और जो प्रेजेंट टाइम में हम आरबीआई को देखते हैं, यानी उसके पास करेंसी प्रिंट करने का और इशू करने का जो पावर है, वो उस टाइम पे यानी 1921 के टाइम पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लास्ट वाला तो कवर हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इंपीरियल बैंक पर बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हमें एक शब्द को समझना होगा। आप ये प्रेसिडेंसी देख रहे हैं, प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है? ये जो प्रेसिडेंसी बैंक बने थे, इन पर बात करने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, अगर हम अंग्रेज़ों को देखते हैं तो उन्होंने हमारे यहाँ पे जो एंट्री ली थी वो किस मकसद से ली थी? वो व्यापार के मकसद से इंडिया में आए थे। ठीक है, मकसद तो उनका व्यापार करना ही था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसको अपना एक पॉलिटिक्स में चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ था, उनके पास पैसा भी था, मैन पावर भी थी। ठीक है, मैन पावर भी थी और उनके पास अपना मैनेजमेंट भी था, यानी अपने लोग भी थे। उनको यहाँ पर एक कॉलोनी बिल्ड करनी थी। ठीक है, उनको अपनी एक कॉलोनी बिल्ड करनी थी। अब उसके लिए लोगों के लिए उनको पैसा भी चाहिए। ठीक है, इस वजह से उन्होंने क्या किया था, इस तरह के टाइम पे बैंक बनाए थे। ठीक है, अब प्रेसिडेंसी का सीधा सा मतलब हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सीधे ब्रिटिश के अंडर में, यानी राजघराने में काम करना। तो आपको प्रेसिडेंसी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम इन बैंकों पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम उन्होंने जो बैंक ओपन किए थे, जिसे हम 1806 में यानी 1806 में हम देखें तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं 1840 में, तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की जाती है। और हम 1843 देख ले, यानी 1843 की बात करें तो बैंक ऑफ मद्रास को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक क्यों कहे गए। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि क्योंकि उनका मकसद तो स्टार्टिंग में व्यापार करना था, बट धीरे धीरे जैसे उनको यहाँ पर चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से अपना अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, क्या करना चाहते थे? अपना अधिकार करना चाहते थे। अब अधिकार करना है तो यहाँ पर उन्हें और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी और ज़्यादा मैन पावर चाहिए, तो और ज़्यादा उनके लिए पैसा चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, अब ये चाहते थे कि इनके पास एक और बड़ा बैंक होना चाहिए। मतलब अब इन छोटे छोटे बैंकों से काम नहीं चलने वाला था, अब उनको एक बड़ा बैंक चाहिए था। उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो हमारे तीनों बैंक हैं, यानी बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज कर दिया। ये बात है 1921 की। ठीक है, इन तीनों को मर्ज कर दिया और मर्ज करके क्या बनाया, तो मर्ज करके इन्होंने बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ
इंडिया। ठीक है, इस तरह से हमारा जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो हमारा इंपीरियल बैंक है यहीं पर हम समझ लेते हैं, ये जो 1921 में आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, इसी को आगे चलकर बाद में SBI बना दिया जाता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बनाया जाता है? तो ये 1955 में आपका बनाया जाता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स इंपीरियल बैंक को लेकर आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, 1921 तक तो हमने देख लिया अच्छे से। अब 1921 के बाद का सीन क्या था, चलिए हम उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, उन्नीस सौ 21 के बाद क्या था? पहली चीज़ तो कि लोग एजुकेटेड हो रहे थे। ठीक है, लोगों को समझ में आने लगा था, मतलब एजुकेशन थोड़ी सी बढ़ रही थी। ठीक है, लोग समझने लगे थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। बैंक तो प्राइवेट थे, क्योंकि इस टाइम पे सारे बैंक आपके प्राइवेट थे, और ये अपनी मनमानी भी कर रहे थे, क्योंकि किसी के पास इन बैंकों का कमांड नहीं था। ठीक है, और अगर आपके पास फैसिलिटीज़ थी, यानी कि मान लीजिए आप उस टाइम पर आपके पास एक एरिया है और आप बैंक ओपन करना चाहते हैं, तो आप इजीली जो है बैंक ओपन कर सकते थे। तब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में आपको क्या है, आपको RBI के पास जाना होगा। ठीक है, फिर आपको आपकी कैपिटल शो करनी होगी, प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपको दिखाना होगा, तब आपको लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था। उस टाइम पे आपके पास फैसिलिटीज़ है और आप शो करिए, आप बैंक ओपन कर सकते थे। तो इस तरह से प्राइवेट बैंक क्या कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। ठीक है, बैंक ओपन करते थे, लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते थे। ठीक है, लोग अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, आप लास्ट में उसको लेकर फ्रॉड करके भाग गए। ठीक है, तो अब इस तरह से लोगों का जो बिलीव है वो कम होता जा रहा था। ठीक है, तो लोगों ने इस पे बात की, यानी कि तब अंग्रेज़ों से इस पर बात की गई कि इस फ्रॉड को हम किस तरह से रोकें। तो 1921 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी। ठीक है, ये जो हिल्टन यंग कमेटी थी, ये इसीलिए इसी फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। अब ये जो कमेटी है आपकी, ये अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करती है 1926 में। 1926 में देश में जो बैंकों की मनमानी चल रही थी, उन पर कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलिंग बॉडी बनाने की बात ये कमेटी करती है। ठीक है, मतलब ये जो प्राइवेट बैंक हैं, अपना जो भी ये पावर शो कर रहे थे, उन पर कंट्रोल करने के लिए ये कमेटी क्या सिफारिश देती है कि आप एक कंट्रोलिंग बॉडी बनाइए। जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम में अगर देख ले, तो आप RBI को देखते हैं कि सारे बैंकों की कमांड किसके पास है, RBI के पास है। ठीक है, तो उसी तरह से उस टाइम पर बात हुई थी कि कंट्रोलिंग बॉडी बनाई जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम RBI को देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गई 1926 की बात, इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। फिर हम आ जाते हैं 1934 में। 1934 में क्या होता है, RBI एक्ट पास होता है। RBI एक्ट पास किया जाता है। अब जब RBI एक्ट पास होता है, तो उसके बाद क्या बनाया गया आपका, 1 अप्रैल, आप डेट को भी अच्छे से याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, क्या हुआ, RBI बना, यानी RBI इस्टेब्लिश किया गया। और कैसे बना, उसी हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ लेना होगा कि RBI की जो स्थापना है वो किस कमेटी की सिफारिश पर हुई है, तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और बात, आपका जब RBI बना था, ठीक है, तो
तो आरबीआई एक प्राइवेट बैंक बना था। जब स्टार्टिंग में आरबीआई की स्थापना हुई थी तब वो प्राइवेट था। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से ये प्राइवेट था। अब हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि जब आरबीआई की स्थापना की गई थी यानी 1935 में, तब उस टाइम पे जो आरबीआई के पास कैपिटल थी इनकी 5 करोड़। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर था आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि ये जो 5 करोड़ की पूंजी आपने देखी ना, ये 5 करोड़ की पूंजी उस टाइम पे जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनके द्वारा लगाई गई थी। यानी जब आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में, तो ये जो 5 करोड़ लगाए गए थे ये इन्हीं प्राइवेट बिजनेसमैन के द्वारा लगाए गए थे। तो उस टाइम पे जो आरबीआई बना था वो प्राइवेट बैंक के रूप में बनाया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है। और ये कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कब हुआ था, तो ये भी डेट आप याद रखिएगा, ये हुआ था 1937 में। यानी कि जब हमारी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, तब उसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, लेकिन 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, इस तरह से हमने आरबीआई के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट्स को लर्न किया है। चलिए अब हम थोड़ा सा आरबीआई के गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आप इसको अच्छे से फोकस करिएगा। जैसे आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबोर्न स्मिथ क्या थे, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। आरबीआई के सेकंड गवर्नर कौन थे, तो जो सेकंड गवर्नर थे आपके वो थे जेम्स टेलर। ठीक है, जेम्स टेलर आरबीआई के सेकंड गवर्नर थे। अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई के थर्ड गवर्नर पर। फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोस्टली हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप हिस्ट्री में भी इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते होंगे। जैसे कि थर्ड जो आपके गवर्नर थे आरबीआई के, उनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख। अब ये जो सीडी देशमुख थे ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई थी। ठीक है, यानी कि आप इसे अच्छे से समझिए। जैसे कि उस टाइम पे अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ पर अधिकार था। ठीक है, तो जो हमारे पहले गवर्नर बनाए थे उनका नाम क्या बताया था मैंने आपको, ऑसबोर्न स्मिथ। तो वो पहले गवर्नर थे क्योंकि आरबीआई जब बना तो उसके पहले गवर्नर बनाए गए ऑसबोर्न स्मिथ, तो वो पहले गवर्नर थे। लेकिन जो सीडी देशमुख थे ये जो गवर्नर बने थे ये हमारे भारत से बने थे, इसलिए इनको पहले भारतीय गवर्नर ऑफ आरबीआई कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपका फर्स्ट गवर्नर और फर्स्ट इंडियन गवर्नर को लेकर कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि आरबीआई ने किसके लिए एज अ आरबीआई काम किया था, मतलब किन देशों के लिए। तो हम अगर 1935 की बात कर लेते हैं तो 1935 में हमारा देश अभी भी आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे जो हमारा पाकिस्तान था, पाकिस्तान के लिए भी आरबीआई ने एज अ आरबीआई काम किया है, और म्यांमार के लिए, ठीक है, म्यांमार के लिए यानी बर्मा के लिए उस टाइम पे आरबीआई ने एज आरबीआई काम किया था, जो अब म्यांमार का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आरबीआई को समझा, आरबीआई से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे उनको समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया 1937 तक, अब हम इसके आगे आते हैं। फ्रेंड्स, 1947 आता है, हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है, और जब आज़ाद हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, यानी अब इंडिया का अपना कानून होगा। ठीक है, अब भारतवासियों को
अपने अकॉर्डिंग सोचना था कि उन्हें अपने देश के लिए क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है। अब अगर हम उस टाइम की बात कर लें 1947 की, तो अगर हम देखें तो हमारी जो 90% की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, ये कहाँ पर रहती थी? ये गांव में निवास करती थी, ठीक है, ये गांव में रहती थी। अब गांव में क्योंकि ना तो डेवलपमेंट था आपका, ना ही कम्युनिकेशन की कोई भी फैसिलिटी थी, और ना ही आपका ट्रांसपोर्टेशन वाली सुविधा थी, ठीक है। तो इस तरह से गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी। अब गांव में बैंक कैसे पहुंचाए जाएं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान सोचा। वो प्लान क्या था कि ये जो हमारा रूरल एरिया है, ठीक है, रूरल एरिया में क्या किया जाए, ये जो प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं। प्राइवेट बैंकों से कहा जाएगा कि ये अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं, ठीक। तो ये जब अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे तो रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट की उम्मीद होगी, ठीक है। लोग अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे और लोन लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। प्राइवेट बैंक, क्योंकि प्राइवेट बैंक क्या थे, वो अपनी मनमानी कर रहे थे, ठीक है। और प्राइवेट बैंक किसकी सुन रहे थे? प्राइवेट बैंक आरबीआई की सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा, अभी हमने बात की ना, उन्होंने अपना पैसा आरबीआई में लगाया हुआ था, तो वो आरबीआई के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात क्यों सुनेंगे। तो इस तरह से जब इन्होंने कहा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से भी बात की, तो आरबीआई भी नहीं माना, क्योंकि उसे वहाँ पर लॉस होना था, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ गई थी कि हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मतलब हमें इन्हें अपने अंडर में लाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो ये हमारी बात सुनने से रहे, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, आप एक डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। अब जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और इसका मकसद क्या था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। और इसके लिए उन्हें क्या करना था, अपने बैंकों को रूरल एरिया में भेजना था। ये सब इनकी बात नहीं सुन रहे थे, ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, अब तो आप मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो आरबीआई था, आरबीआई के द्वारा कहा गया कि आप अपने जो छोटे छोटे बैंक हैं, इनको रूरल एरिया में भेजिए, ये अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं, और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉफिट होगा और आपको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये बैंक गए तो, ठीक है, इन बैंकों ने अपनी ब्रांचेस ओपन भी की, लेकिन ये बैंक इतने छोटे थे कि कुछ दिन बाद, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको तुरंत तो प्रॉफिट होगा नहीं, ठीक है। तो आपको उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, और आपको सस्टेन करने के लिए कुछ टाइम के लिए, मतलब एक लिमिटेड कैपिटल भी चाहिए होती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब इनका काम यहाँ पर चलना ही बंद हो गया, तो धीरे धीरे इन बैंकों को लॉस होने लगा। अब जब इन बैंकों को लॉस होने लगा, तो ये फिर शहर की तरफ आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, आप अपना एक जो बड़ा बैंक है, यानी अभी हमने पीछे एक बैंक की बात की थी ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब आप एक बड़े बैंक की शाखा गांव में ओपन करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, वो किसी की सुनने वाला कहाँ, ठीक है, क्योंकि वो खुद एक प्राइवेट बैंक था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि अब हमें इंपीरियल बैंक का भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेट याद रखिएगा, जुलाई 1955 को, ठीक है। जुलाई 1955 को जो आपका इंपीरियल बैंक है, इसका भी नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और इसको प्राइवेट बैंक से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना दिया गया, प्राइवेट बैंक से इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना दिया गया।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया एक एक्ट पारित, उसका नाम था एसबीआई एक्ट। क्या नाम था? एसबीआई एक्ट पारित किया। एसबीआई एक्ट पारित करने के तहत इसने क्या किया कि 1955 में ही जो इंपीरियल बैंक है उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसे क्या कहा गया, उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हुई थी। ये जो प्राइवेट बैंक्स अपनी मनमानी कर रहे थे, इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम इन्हें गवर्नमेंट बॉडी बनाया और अपने जो गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए और उसका डेवलपमेंट करने के लिए ये सारे कदम उठाए। ठीक है, आई होप इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक का जो भी फैक्ट्स होंगे या जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहा होगा वो सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।